जो है ना वो शुरू करता हूँ मैं अल्लाह तबारक व तआला के बाबरकत नाम से, जो दोनों जहां का मालिक है। मेरा बेटा नाम डॉक्टर इस्माइल दानिश है। बेसिकली आई बिलोंग फ्रॉम कंट्री साइड एरिया ऑफ डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद, तहसील जड़ामाला। तो आई एम एग्री ग्रेजुएट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद। I joined civil service in 2009 in 38th Common. I was allocated in Inland Revenue Service as the Assistant Commissioner Inland Revenue. My first posting was in Regional Tax Office Faisalabad as the Assistant Commissioner Inland Revenue. I served in Faisalabad City, Toba Tek Singh Jang, and then I was transferred to Regional Tax Office Sialkot. I served in District Gujarat, Daska and Sialkot City. In 2016, I was promoted as Deputy Commissioner Inland Revenue. During my service, I tried to improve my skills, and I also wrote two books, one in 2017 and one in 2021. I have teaching experience of more than 20 years, and luckily after joining civil service, I also try to manage my time and try to teach aspirants of competitive exam in Faisalabad and Sialkot with my senior colleagues. I also did my law from University of Punjab during my service, and also MS from University of Lahore during my job. Currently, I am serving as Additional Commissioner Inland Revenue in Corporate Tax Office, Lahore. तो अभी बेटा हम आगे थोड़ा सा चलते हैं ऐसे के हवाले से। तो ऐसे को बेटा मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको जो है ना वो बता दूं कि ऐसे की इम्पोर्टेंस क्या है। आप बेटा जितने भी एस्पायरेंट्स हैं, ज्यादातर पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा के और कुछ फ्रेश एस्पायरेंट्स भी हैं। तो मैं बेटा एग्जाम से थोड़ा सा ब्रॉडर एस्पेक्ट में ऐसे को जो है ना वो उसकी इम्पोर्टेंस को थोड़ा सा हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि जो बेटा हमारी टेक्निक है या जो मैंने अपने टीचर से सीखा है, अभी तो मैं सीख रहा हूँ और मैं अपने आप को एक स्टूडेंट की ही नज़र से देखने की कोशिश करता हूँ कि अभी कुछ चीज़ें और जिंदगी में इंशाल्लाह सीखेंगे और सीख रहे हैं। तो बेटा जो ऐसे है ये एक्चुअली आपकी क्रिएटिव राइटिंग और क्रिटिकल थिंकिंग, इन दो स्किल्स के ना एक मिक्सचर का नाम है। और ऐसे राइटिंग बेटा इतनी इंपॉर्टेंट स्किल है कि एक्चुअली मैं इसको कहता हूं कि ये आपकी पर्सनल डेवलपमेंट स्किल का एक इंपॉर्टेंट टूल है। इसको आपने बेटा कभी भी सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना, उससे तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एक्चुअली ये जो बेटा राइटिंग स्किल्स हैं ये आपकी एकेडमिक्स की और आपकी प्रोफेशनल लाइफ का एक इंटेग्रल पार्ट है। अल्लाह करे कि आप लोग कम्पिटिटिव एग्जाम में क्लिक करें, लेकिन अगर खुदा न खास्ता ड्यू टू सम रीजंस आप किसी भी वजह से बेटा क्वालिफाई नहीं कर पाते, तो ये जो ऐसे राइटिंग की टेक्निक्स आप सीखेंगे मुझसे या किसी और भी टीचर से, ये आपको बेटा अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई टीचिंग लाइन में जाता है, एमफिल पीएचडी करता है, या कल को आप में से कोई लॉयर है वो कोर्ट्स में जाता है, आगे अपनी प्रैक्टिस करता है, तो बेटा केस लॉज को स्टडी करना, कोर्ट के लिए डॉक्यूमेंट तैयार करना, या आप में से जितने भी पुलिस सर्विस में साथी जो है डिस्कशन कर रहे हैं, तो जब भी आपने बेटा अपनी इन्वेस्टिगेशन करनी है या सीनियर्स के सामने किसी भी मौजू पे आपने डिस्कशन करनी है, प्रेजेंटेशन करनी है, तो वहां पे बेटा इन स्किल्स की जरूरत होती है, जिनको हम ब्रॉडर सेंस में कहते हैं कि ये आपकी सॉफ्ट स्किल्स हैं। ठीक है ना। तो कोई भी बेटा जो कम्पिटिटिव एग्जाम है उसको क्लिक करने के लिए या अच्छे तरीके से तैयार करने के लिए यू नीड थ्री स्किल्स ना, बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं। उसमें एक बेटा रीडिंग स्किल्स है, दूसरी आपकी राइटिंग स्किल्स हैं, तीसरी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। तो राइटिंग स्किल्स ये बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। कम्युनिकेशन स्किल्स की आपको इंटरव्यू में जो है ना वो जरूरत होती है, लेकिन अच्छा कम्युनिकेट करने के लिए अच्छा रीड करना बड़ा जरूरी है, और अच्छा तहरीर करने के लिए भी अच्छा रीड करना जो है ना वो बेटा बड़ा जरूरी है। तो ये तीनों जो है ना ये आपस में को रिलेट जो है ना वो करती है। ये तो एक इब्तदाई बात हो गई। अगर किसी का क्वेश्चन होगा तो उसको हम बेटा आखिर में लेंगे। अब मैं बेटा आता हूँ सिर्फ ऐसे की तरफ ना। पहले हम थोड़ा सा ऐसे को ब्रॉडर सेंस में बेटा डिस्कस करेंगे,
फिर जो आपकी पीएमएस की बिलखसूस आज मिनिस्ट्रियल कोटा के हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन अब चूंकि कुछ फ्रेश स्टूडेंट्स भी हैं तो इसलिए मैं फिर थोड़ी सी ब्रॉडर पिक्चर करके डिस्कस, तो फिर हम जो है ना वो आएंगे पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा का, कि जो कम्पिटिटिव एग्जाम का ऐसे है और उसकी रिक्वायरमेंट्स में जो थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको एज ए कैंडिडेट आपने कैसे जो है ना वो तैयार करना है। अब बेटा जब हम ऐसे के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं तो उसमें कुछ बुनियादी चीजें हैं, उनको मैं स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो बेटा इलेबोरेट करने की कोशिश करता हूँ। आप में से बेटा कोई नोट करना चाहे साथ साथ तो वो नोट भी कर सकता है। तो मैं बेटा पहले थोड़ी सी सारे पॉइंट्स की समरी डिस्कस करूंगा, फिर हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, और आखिर में मैं अपना एक जो है ना वो मोडस ऑपरेंडाई डिस्कस करूंगा कि हाउ वी विल मूव अहेड इन आवर रेगुलर सेशन ना। तीन स्टेप होंगे आज की हमारी डिस्कशन के। पहले बेटा मैं समरी डिस्कस करूंगा कि व्हाट इज एसे और उसकी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, थ्योरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में। और फिर उन जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मैं बेटा हल्का सा एक्सप्लेन करूंगा, और आखिर में मैं अपना पैटर्न जो है ना वो डिस्कस करूंगा। ये मेरी डिस्कशन के तीन पार्ट्स होंगे। पहला एक इंट्रो था, पहले मैंने आप लोगों से थोड़ा सा पूछा है, आप लोगों को थोड़ा सा कंफर्टेबल करने के लिए फिर मैंने अपना हल्का सा बताया है। तो अब हम अपनी डिस्कशन के तरफ जो है ना वो आ रहे हैं। कुछ पॉइंट्स में बेटा शॉर्ट से लिखूंगा क्योंकि हमने टाइम को बचाना है, क्योंकि एक जो है ना 1 आवर मेरी डिस्कशन होगी, फिर मैं कुछ 15-10 मिनट आपके क्वेश्चन आंसर जो है ना वो। साथ साथ बेटा अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो वो बेटा अच्छी बात है कि आप थोड़ा सा लिखते जाएं साथ साथ। किसी को कोई कंफ्यूजन होगी तो उसको फिर मैं आगे एक्सप्लेन। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बेटा। सर वाइट बोर्ड सही नज़र नहीं आ रहा, इसके वर्ड्स आई डोंट नो व्हाई। प्लीज़ अगर आप साथ थोड़ा बहुत बोल दें तो हमें समझ आ जी जाएगी कि क्या वर्ड जी लिखा हुआ। जी नहीं, नहीं, मैं बेटा बोलूंगा, सारा बोलूंगा, मैं बेटा बोलने लगा हूँ। अच्छा, उसमें बेटा पहले तो ये जो मैंने स्केच बनाया मैं इसको एक्सप्लेन भी करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं बेटा ये बताना चाह रहा हूँ
कि दो चीजें जो है ना बेसिक बेटा समझनी बड़ी जरूरी है कि ऐसे क्या है और स्टूडेंट्स ऐसे में ड्रॉप क्यों होते हैं ज्यादातर। पहला तो ये एक थोड़ा सा आपके लिए समझना जो है ना वो बेटा जरूरी है कि ऐसे बेटा हमारी एक ऐसी टाइप ऑफ प्रोज राइटिंग है जिसके अंदर जो राइटर है या जो एस्पायरेंट है या जो कैंडिडेट है वो बेटा एक अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू देगा और उसको आर्गूमेंट्स के जरिए लॉजिकली वो प्रूव करने की कोशिश करेगा। पहली सादा सी, ये बुकिश नहीं, ये मैं आपको एक अप्लाइड डेफिनेशन जो है ना वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, अब दूसरा जो कंसेप्ट है बेटा कि ऐसे में कम्पिटिटिव एग्जाम में ये एक बड़ा क्रिटिकल पेपर है, इसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स ड्रॉप क्यों होते हैं, ये कुछ क्वेश्चन होंगे डेफिनेटली आपके ज़हन में भी होंगे। उसकी बेटा इसके चंद फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स को पहले अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है कि इसकी रीजंस क्या हैं, फिर उन रीजंस को हम ओवरकम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वो रीजंस क्या है? पहली चीज तो बेटा ये है कि हमें ये समझना होगा कि एक्चुअली ऐसे की रिक्वायरमेंट्स क्या है, एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट्स क्या है। ठीक है, उसमें बेटा ये जरूरी है कि एग्जामिनर की बेटा दो रिक्वायरमेंट है, एक कंटेंट है और दूसरी फॉर्म है। कंटेंट से मुराद बेटा वो आपके आइडियाज हैं या वो आर्गुमेंट्स हैं जो आपने मेन अपने पॉइंट ऑफ व्यू को ऐसे को एक्सप्लेन करने के लिए जो आपने आर्गुमेंट्स बिल्ड करने हैं उसको हम कंटेंट कहेंगे। ठीक हो गया? पहली एक ये रिक्वायरमेंट है कि जो कंटेंट है ये टॉपिक के बेटा रेलेवेंट हो, अप टू दी मार्क हो, क्वालिटी वाइज भी और क्वांटिटी वाइज भी, जो एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट है। पहला आप ये समझ लें, इसको मैं लिखूंगा ये ए रिक्वायरमेंट है कंटेंट की। कंटेंट मीन आइडियाज, और दूसरी बेटा है फॉर्म। फॉर्म मीन मैं कहूंगा स्ट्रक्चर को। दूसरी टेक्निकल बेटा ये रिक्वायरमेंट्स है कि आपके आइडियाज अप टू दी मार्क होने चाहिए। दूसरा जो उनका फॉर्म है, जो उसका स्ट्रक्चर है, वो भी एक जो ऐसे की टेक्निकल या जो इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट्स है वो बेटा उसके ऊपर। मसलन उसमें बेटा आपकी ग्रामर का स्ट्रक्चर, आपका सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या होता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर को कहते हैं, उसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। आपकी स्पेलिंग्स मिस्टेक्स, फिर आगे नीचे बेटा चार और चीजें मैंने लिखी हैं, यूनिटी, कोहेरेंस, डेवलपमेंट और ऑर्गेनाइजेशन। ये सारी चीजें बेटा आनी है आपके फॉर्म के अंदर। ठीक हो गया? इसी के अंदर ही तीन चीजें मैं और लिखूंगा, चार बल्कि, थीसिस स्टेटमेंट, वेरिएबल्स, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ और कंक्लूडिंग पैराग्राफ। ये बेटा जो ऐसे का स्ट्रक्चर है या फॉर्म है उसकी बेटा ये रिक्वायरमेंट्स है। इसको मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। कंटेंट में बेटा आपके आइडियाज, आपके आर्गुमेंट्स वो अप टू दी मार्क होने चाहिए, जो टॉपिक की रिक्वायरमेंट है। और फॉर्म और स्ट्रक्चर में बेटा ये 10-11 चीजें हैं। आपकी ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए, जिसको आप सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन भी कहते हैं। मतलब सेंटेंस स्ट्रक्चर में सारी चीजें आ जाएंगी, इसकी डिटेल में भी बाद में। आपकी बेटा स्पेलिंग, उसके आइडियाज की यूनिटी, कोहेरेंस, उसकी डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, थीसिस स्टेटमेंट, वेरिएबल्स आपने टॉपिक के क्या बनाने हैं, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ और कंक्लूडिंग पैराग्राफ। ये बेटा कुछ टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको ऐसे में पास करवाने के लिए जरूरी है। जब ये बेटा नहीं होती तो फिर हमारे लिए ऐसे पास करना जो है ना वो मुश्किल हो जाता है। उसकी वजह क्या है? एक तो ये है कि ये बेटा एक ही टॉपिक होता है जो आपने अटेम्प्ट करना है। चॉइसेस आपके पास होती हैं, मल्टीपल चॉइसेस होती हैं, लेकिन टॉपिक आपने बेटा एक ही अटेम्प्ट करना है। उसको इन दो स्टैंडर्ड्स के ऊपर अगर वो बेटा पूरा आएगा तो देन यू विल क्वालिफाई यूर ऐसे। तो वो जब एक होता है तो वो बेटा फिर रिस्की है। रिस्की ये सेंस में है कि अगर खुदा न खास्ता आपने टॉपिक को अंडरस्टैंड करने में कंफ्यूज हो गए या इररेलेवेंट आपने लिखना शुरू कर दिया या कोई टॉपिक ऐसा अनसीन आ जाता है
जिसके ऊपर आप कमरे इम्तहान में बैठ के उस हिसाब से ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं कर सकते या वेरिएबल्स नहीं बना सकते, तो वो बेटा आपके लिए फिर रिजल्ट जो है ना, वो मतलब एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं होगा। इस वजह से वो बेटा जो है ना, आप ज्यादा स्टूडेंट्स के ड्रॉप होने की वजह मेन यही है। दूसरे पेपर्स में क्या होता है, जैसे हम अगर अदर कम्पिटिटिव एग्जाम की बात करता हूँ, करंट अफेयर है, पाकिस्तान अफेयर्स है, इस्लामिक स्टडीज है, जनरल साइंस एंड एबिलिटी है, अदर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, उसमें बेटा क्या होता है कि आपने एक पेपर के लिए 4 सवाल अटेम्प्ट करने हैं सब्जेक्टिव के, एक ऑब्जेक्टिव का होना है। तो उसमें अगर खुदा न खास्ता कोई एक आध क्वेश्चन कमजोर भी हो जाता है, तो आपके अगर 3 क्वेश्चन भी आप अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर लेते हैं, तो कम से कम आपका वो पेपर पास होने की पोजीशन में आ जाता है। लेकिन इसमें चूंकि होना ही एक क्वेश्चन है, और उसमें अगर खुदा न खास्ता कोई ऊपर नीचे हो जाता है, तो वो बेटा फिर प्रॉब्लमेटिक जो है ना, वो हो जाएगा। ठीक होगा। ये तो एक बेटा इब्तदाई सी बात थी हमारी कि एक्चुअली ऐसे है क्या, और उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो है ना, वो क्या है। अब हम इसकी थोड़ी सी आगे जो है ना, वो डिटेल जो है ना, वो मैं डिस्कस करूंगा। कोई क्वेश्चन बेटा होगा तो वो आपने नोट करना, वो मैं आखिर में लूंगा, अभी नहीं। वो आप नोट अपने पास रखें। ये बेटा जो अभी मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया जो आपको नजर आ रहा है, ये बेटा अभी रहेगा इधर, क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ने है। ये एक्चुअली क्या बेटा, हेड बॉडी और टेल एक रफ सा स्ट्रक्चर मैंने बनाया है। हेड से मुराद बेटा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, बॉडी से मुराद बेटा आपके मेन आर्गुमेंट्स हैं, और टेल से मुराद आपका बेटा कंक्लूडिंग पैराग्राफ है। इस तरतीब से ना आप ये समझ लें कि ये एक बेसिक बेटा स्ट्रक्चर है आपके ऐसे का। अच्छा, अब बेटा मैं आगे चलता हूं कि ये आपकी ऐसे लर्निंग की जर्नी स्टार्ट कैसे होगी। अब ये पहले बेटा वो समरी थी। अभी हम कि ऐसे लर्निंग की जर्नी आपकी एज ए कैंडिडेट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम या एज ए कैंडिडेट ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विस एग्जाम पीएमएस, वो बेटा कैसे शुरू होगी। ये कोई भी ऐसे हो बेटा, अभी हम ब्रॉडर पिक्चर डिस्कस कर रहे हैं, आखिर में मैं थोड़ा सा उसको डिफरेंस को भी एक्सप्लेन कर दूंगा कि आपका बेटा जो ऐसे लर्निंग की जर्नी है, ये बेटा स्टार्ट होनी है वर्ड से। वर्ड से आपने बेटा आना है सेंटेंस पे, सेंटेंस से आपने आना है बेटा पैराग्राफ के ऊपर, और पैराग्राफ से आपने जाना है बेटा ऐसे के ऊपर। ये मतलब बड़ी बेसिक सी जो है ना, आप रिक्वायरमेंट समझ लें, और बेसिक सी एक बेटा जो है ना, वो टेक्निक समझ लें। अब बेटा जो वर्ड है, पहले आपने बेटा इसके ऊपर थोड़ा सा काम करना। ठीक हो गया। इसको मैं अभी जुबानी बोल देता हूँ, लिखूंगा तो वो शायद थोड़ी सी बात ना ज्यादा लंबी हो जाएगी। अच्छा, वर्ड जो बेटा आप लिखते हैं, जो मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ आपके अल्फाबेट्स है, वो वर्ड कहलाता है। अब जो बेटा वर्ड है, ये आपकी जो वोकेबलरी है, जो आपका वर्ड ब्लॉक है, जो आपके माइंड में है, पहले तो बेटा थोड़ा सा उसके ऊपर हमने काम करना है, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश जो है ना, वो करनी है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे हल्का सा लिख भी देता हूँ। अच्छा, ये बेटा मैं वर्ड को बेटा थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, आप लोगों की आसानी के लिए, समझाने के लिए। पहले बेटा शुरू आप करेंगे वर्ड से। वर्ड से मुराद बेटा आपका जो वोकेबलरी है, जो वर्ड बैंक है, आपकी जो पार्ट ऑफ मेमोरी है,
जिसको आगे बेटा आपने अपने एक्सप्रेशन में लेके जाना। पहले आपने बेटा इब्तदाई तौर पे थोड़ा सा उसके ऊपर काम करना है। मसलन पहले आप बेटा थोड़े से सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो है ना वो तैयार करेंगे। इनके मैं रिसोर्सेज भी आपको बताऊंगा कि ये कैसे करते हैं। आप फॉर एग्जांपल बेटा मार्केट में जीआरई की, सेट की, प्रिंसटन रिव्यू की काफी सारी वोकैबुलरीज की बुक्स मौजूद हैं। नेट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें बेटा कोई से आप 1000 2000 वर्ड लेंगे रोजाना। कम से कम आप बेटा ना ज्यादा नहीं तो 4 से 5 अल्फाज जो है ना वो आप डेली तैयार करना शुरू कर दें। डेली ओनली 4 to 5 वर्ड्स पर डे। दूसरी टेक्निक बेटा आएगी यूजेज ऑफ थिसारस की। थिसारस हम बेटा कहते हैं कि मल्टीपल वर्ड्स हैविंग सिमिलर मीनिंग, उसको हम थिसारस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं कि इफेक्ट्स है लफ्ज, जिसको आप इम्पैक्ट्स कहते हैं, रिजल्ट्स कहते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस कहते हैं, ऑफ शूट्स कहते हैं, रिपरकशंस कहते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस कहते हैं। ये एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि एक लफ्ज इफेक्ट के लिए मल्टीपल वर्ड्स आर अवेलेबल इन थिसारस। इसमें आपने बेटा कैसे प्रोसीड करना है कि आप सिर्फ जो है ना कोई कॉमन 100 वर्ड उसका सिर्फ आप डाटा तैयार करेंगे जो आपकी कॉमन यूजेज में आते हैं। उनको आप थोड़ा सा रट्टा लगा लेंगे, तैयार करने की कोशिश करेंगे और उनको फिर अपनी एक्सप्रेशन में आप प्रैक्टिस करेंगे। थिसारस वाले सिर्फ एक 100 लफ्ज कर लें, उससे आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। उससे ऊपर आप जितने कर लें वो आपकी हिम्मत है। उसके बाद बेटा फ्रेजल वर्ब्स है। फ्रेजल वर्ब्स में से जो है ना वो आप कम से कम कुछ मतलब जो है ना वो तैयार करेंगे। कम से कम 50 कर ले तो उससे भी काम जो है ना वो चल जाएगा। आगे कुछ बेटा आप इडियम्स हैं, फ्रेजल वर्ब्स और इडियम्स हैं। ये आप ज्यादा नहीं कम से कम 100 भी कर लें, जो कॉमन मीनिंग वाले, कॉमन यूजेज वाले आपके एक्सप्रेशन में यूज होते हैं। तो वो जब आप बेटा अपनी तहरीर लिखेंगे उसमें क्वालिटी जो है ना वो आना शुरू हो जाएगी। वो थोड़ी सी इंप्रेसिव भी हो जाएगी, आई कैचिंग भी हो जाएगी जब आप फ्रेजल वर्ब्स का और इडियम्स का इस्तेमाल जो है ना वो शुरू कर देंगे। आगे बेटा एक टेक्निक आती है वन वर्ड सब्सटीट्यूट की। वन वर्ड सब्सटीट्यूट से मुराद ये है कि कुछ ऐसी बेसिक वर्ड्स हैं जो एक वर्ड आगे उसका मफहूम जो है ना वो मतलब क्लियर रखता है। फिर कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, मेन डेफिनेशंस हैं जो कम्पिटिटिव एग्जाम का कैंडिडेट है उसके लिए बेटा जो कंपलसरी और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की ग्लॉसरी है वो, और कुछ इकोनॉमिक्स की, पॉलिटिकल साइंस की, लॉ की कुछ जो बेसिक डेफिनेशंस हैं। और जैसे क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, डेमोक्रेसी है, पेंडेमिक है, इस तरह की वो आपने बेटा जो है ना मतलब तैयार कर लेनी है। वो भी कुछ ज्यादा नहीं है, पहले आप अपने सब्जेक्ट्स की तैयार कर लेंगे तो वो उनका कहीं भी कंसेप्ट यूज होगा तो वो आपके एक्सप्रेशन को जो है ना वो बेहतर कर लेंगे। ठीक हो गया। ये बेटा आपने थोड़ा सा जो है ना आपका एरिया बेटा होना है वर्ड वाला। पहला स्टेप ये वर्ड को और सेंटेंस को, इसको हम बेटा कहते हैं कि ये एक्चुअली स्टूडेंट डोमेन है। ये स्टूडेंट डोमेन है। स्टूडेंट डोमेन बेटा इस सेंस में मैं कह रहा हूं कि अभी जैसे मैंने आपको हल्का सा गाइड कर दिया, रेगुलर क्लास में इंशाल्लाह मैं डिटेल से इसको बताऊंगा कि कैसे करना है, इसके सोर्सेज कौन कौन से हैं, कुछ डाटा आप लोगों से शेयर भी करेंगे। तो ये बेटा स्टूडेंट डोमेन इसलिए है कि ये वोकैबुलरी सारे सीडियम्स ये तैयार बेटा आपने करने हैं, टीचर ने सिर्फ आपको बताना है। ठीक है जी। ये बेटा वर्ड की जो है ना वर्ड के स्टेप से आपकी बेटा जर्नी स्टार्ट होगी। फिर आगे बेटा आप आएंगे, इसको वर्ड वाले को मैं अभी रेज करने लगा हूं। आप अगर इसको लिखना चाहें तो साथ साथ थोड़ा थोड़ा बेटा लिखते जाएं, वो आपके कंसेप्ट थोड़े से ना बनते शुरू हो जाएंगे। मैं ये चाह रहा हूँ कि डेमो वाली क्लास के जरिए कम से कम आपको थोड़ा सा इतना फायदा हो जाए कि हमारी ऐसे की बेसिक ऐसे का स्ट्रक्चर क्या होता है और उसको हम कैसे सीख सकते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, दूसरी चीज बेटा आ जाती है वर्ड सेंटेंस के सो। सेंटेंस में आपने बेटा बेसिक चीजें जो है ना वो सीखनी है। उसके कुछ सोर्सेज भी मैं आपको बता दूंगा। उसमें बेटा पहले तो आपने होना है सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऑफ उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर की। उसके बाद बेटा पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की। उसके बाद बेटा पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या है,
क्लास क्या है, डिपेंडेंट क्लास क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लास क्या होता है, और आगे बेटा टाइप्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, टाइप्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड सो ऑन। अच्छा, इसको मैं बेटा थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। इस सेंटेंस को बेटा आपने सीखना है कि पहले सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके बेसिक पार्ट्स क्या होते हैं, जिसको आप सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट कहते हैं। फिर आगे ग्रामर के कंटेक्स्ट में हम बेटा उसको सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, फ्रेज, क्लॉज, क्लास की आगे किसी में डिपेंडेंट क्लास क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लास क्या होता है। फिर टाइप्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, एंड सो ऑन। बेसिक जो टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर में बेटा सिंपल सेंटेंस क्या है, कम्प्लेक्स क्या है, कंपाउंड क्या है, ये चीजें बेसिक टेंसेस की ओरिएंटेशन बेटा आप को जरूर करना पड़ेगी, एक्टिव पैसिव की और पार्ट्स ऑफ स्पीच की, नरेशन की। ये बेटा चीजें आपको गो थ्रू करनी पड़ेगी अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए। अब जो फ्रेश कैंडिडेट हैं उनको, जो ये बेटा दोनों चीजें हैं, उनको इसके ऊपर ज्यादा काम करना चाहिए। क्योंकि ये जब वो वर्ड को सीखेंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर को सीखेंगे, तो इसी के बहाने जो उनका बी पेपर है, जो कंपोजिशन वाला पेपर है, वो भी बेटा काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। वर्ड का ज्यादा ब्लॉक होना, ज्यादा बेहतर वोकेबलरी होना, वो बेटा प्रेसी को भी अंडरस्टैंड करने में आपको हेल्प करेगी और प्रेसी को बनाने में भी हेल्प करेगी। पैराग्राफ राइटिंग में भी उन चीजों में जो है ना, वो बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। और इसमें जैसे अभी मैं नरेशन की बात कर रहा हूँ, करेक्शन की बात कर रहा हूँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात कर रहा हूँ, तो इसमें बेटा कुछ क्वेश्चन भी आते हैं बी पेपर में, और वोकेबलरी भी आती है, एंटोनिम्स एनोनिम्स भी। इसको आपको वहां पे भी बेनिफिट होगा। और ऐसे के लिए तो ये बेटा बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर ही बेटा वीक होगा, या सेंटेंस स्ट्रक्चर में ही आप बेटा बेसिक ग्रामर की गलतियां करेंगे, तो जो बेटा दो ऐसे की टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको बताएंगे, कंटेंट वाली और फॉर्म वाली, मुझे आप बेटा 2-3 मिनट देंगे, इधर अजान शुरू हो गई है, अजान का हम वक्फा करते हैं 2-3 मिनट, फिर हम आगे चलते हैं यहाँ से। ये बेटा सेंटेंस को सीखने की इंपॉर्टेंस की मैं बात कर रहा था, कि आपके बेटा ऐसे की जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं, उसमें बेटा आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर का ठीक होना वो बहुत जरूरी है। यानी आपके ऐसे की जो फंडामेंटल्स रिक्वायरमेंट्स हैं, वो बेटा ये हैं कि आपका जो आपकी तहरीर है, दैट शुड बी एरर फ्री। उसके अंदर गलती नहीं होनी चाहिए, ना स्पेलिंग की, ना बेटा ग्रामर की। ठीक हो गया। यहाँ पे मैं बेटा इसको इरेज करके, तो फिर अभी मैं आगे बेटा चलता हूँ पैराग्राफ के ऊपर।
अच्छा, ये बेटा आप समझ लें कि एक जिसको आप एक प्रीलिमिनरी कहते हैं ना, ये वो डिस्कशन थी। अभी हमारी जो बेटा असल डिस्कशन है वो बेटा हमारी शुरू होनी है पैराग्राफ। अच्छा, ये बेटा हमारी असल डिस्कशन बेटा पैराग्राफ से शुरू हो रही है। अब पैराग्राफ बेटा क्या है, ये आप समझ लें कि आपका जो है ना मेन काम शुरू हो गया ऐसे राइटिंग की स्किल्स को सीखने के हवाले से। अब पैराग्राफ बेटा क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस हैविंग एक्सप्लेनेशन वीक आर्गुमेंट्स ऑफ वन कंट्रोलिंग आइडिया दैट इज एक्सप्रेस्ड इन टॉपिक सेंटेंस। कि पैराग्राफ बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सेंटेंसेस है जो मेन आर्गुमेंट्स या वजाहत पेश कर रहा है अबाउट वन कंट्रोलिंग आइडिया इज कॉल्ड पैराग्राफ। ठीक है, और जब कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट पैराग्राफ्स होंगे तो दैट विल बिल्ड अ वन ऐसे। पहले आपने बेटा पैराग्राफ लिखना सीखना है, फिर आप जो है ना वो ऐसे लिखना सीखेंगे। ठीक हो गया, कि पैराग्राफ के अंदर बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सेंटेंसेस है। ठीक हो गया, अब पैराग्राफ की टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। एक पैराग्राफ, अब आप वक्ती तौर पे इसकी बेटा दो तीन एग्जांपल्स भी मैं दूंगा। अभी वक्ती तौर पे आप अपने जहन से ऐसे को निकाल देंगे। अभी हमारे लिए जो इस वक्त चैलेंज दरपेश है कि हाउ टू राइट अ गुड पैराग्राफ या हाउ टू राइट अ क्वालिटी पैराग्राफ। अब हमारी असल जो है ना वो सारी एफर्ट इसको सीखने पे होगी। तो अब मैं इसको पहले कहूंगा कि जो इसेंशियल्स ओब्लिक टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ पैराग्राफ क्या है। अब इसके ऊपर हमारी डिटेल बात हो, इस बात की मैं पहले समरी बयान करूंगा, फिर मैं इसकी वजाहत करूंगा। अब उसमें बेटा 6 रिक्वायरमेंट्स हैं। पहली है बेटा टॉपिक सेंटेंस, नंबर 1। नंबर 2 है यूनिटी। नंबर 3 है बेटा कोहेरेंस। नंबर 4 है बेटा डेवलपमेंट। नंबर 5 है बेटा ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 6 है बेटा कंक्लूडिंग सेंटेंस। कि एक जो बेटा पैराग्राफ है दैट है 6 essentials or technical requirements. One is topic sentence, second is unity, third is coherence, fourth is development, five is organization, and six is concluding sentence. ये 6 की 6 रिक्वायरमेंट्स को हम डिटेल से डिस्कस भी करेंगे और इसको आप सीखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना वो डिस्कशन है। अब जो पैराग्राफ की बेटा जो एक एम्बेट है, एम्बेट है या दूसरे मानों में मैं कहूंगा कि इसकी लीगल जुरिस्डिक्शन क्या है। लीगल जुरिस्डिक्शन क्या है पैराग्राफ की। पैराग्राफ की जो बेटा लीगल जुरिस्डिक्शन है, ये एम्बेट ऑफ पैराग्राफ इज ओनली वन आइडिया।
ये बड़ा क्रिटिकल थॉट है, वन आइडिया, जिसको आप कंट्रोलिंग आइडिया भी कहते हैं। कि एक पैराग्राफ की बेटा जो डोमेन है, जो लीगल एम्बेट है, जो लीगल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ वन पैराग्राफ इज वन आइडिया। एक पैराग्राफ के अंदर आप बेटा मल्टीपल आइडियाज को डिस्कस नहीं कर सकते। वो उसकी टेक्निकल जो डोमेन है, जो उसकी लीगल डोमेन है, उससे वो बाहर चला जाएगा। हम कहेंगे कि ये पैराग्राफ का स्ट्रक्चर जो है ना वो डिस्टर्ब हो गया है। एक पैराग्राफ के अंदर सिर्फ आपने एक आइडिया जो है ना वो डिस्कस करना है। पहली चीज जो है ना ये बुनियादी आपने जिम्मे में रखनी। मैं एक एग्जांपल देता हूं यहाँ पे, ठीक है। अब यही बात जो हेड, बॉडी और टेल, जो हमने ऐसे में टेक्निक देखी थी, वही कंसेप्ट जो है ना वो पैराग्राफ का है। पैराग्राफ के हेड से मुराद बेटा इंट्रोडक्टरी, पैरा इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है, सॉरी, इसको टॉपिक सेंटेंस को हम इंट्रोडक्टरी सेंटेंस भी कहते हैं। जो बॉडी ऑफ पैराग्राफ है वो मेन डेवलपमेंट है, उसकी एक्सप्लेनेशन है, और टेल ऑफ पैराग्राफ मींस कंक्लूडिंग सेंटेंस है। ये बात है। अब मैं पहली बात को, ये तो बेटा इसकी एक समरी मैंने आपको बयान कर दी। अब मैं सारी चीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन। किसी के जेहन में क्वेश्चन होगा तो आपने बेटा नोट कर लेना है, आगे हम उसके आपके क्वेश्चन आंसर आखिर में लूंगा 15-20 मिनट के। अभी मैं आपको एग्जाम्पल दे के समझाना चाह रहा हूं कि व्हाट डू वी मीन अबाउट वन कंट्रोलिंग आइडिया या वन आइडिया इन पैराग्राफ। इसकी मैं एग्जाम्पल देके आपको समझाने की कोशिश करता हूं। फॉर एग्जाम्पल हम बेटा लिख रहे हैं प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान। ये हम एक टॉपिक बेटा लिख रहे हैं, इसके ऊपर मैं लिखना चाह रहा हूं, तो मैं लिखूंगा there are multiple problems of education in Pakistan, but the most important is outdated curriculum in ये बेटा मैंने एक एग्जांपल दिया है कि प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान के ऊपर आप एक पैराग्राफ लिखना चाहते हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान के अंदर पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के, लेकिन मैंने बेटा कंट्रोलिंग आइडिया दे दिया पहले सेंटेंस में कि देयर आर मल्टीपल प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज आउटडेटेड करिकुलम। कि जो हमारा पुराना नसाब तालीम है वो हमारे तालीमी मसाइल में एक अहम मसला है। ये मैंने बात कर दी। अब जो बेटा ये आउटडेटेड करिकुलम इज द मोस्ट चैलेंजिंग प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, ये मेरा कंट्रोलिंग आइडिया है, और यही मेरा एक आइडिया है जिसको मैंने बेटा पूरे ऐसे के अंदर जो है ना वो डिस्कस करना है। अब मैंने जितनी भी वजाहत करनी है कि ये जो मैंने लिंक बनाया है आउटडेटेड करिकुलम का विद प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन या रीजन फॉर पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, सारा पैराग्राफ में बेटा इसी के मुतल्लिक ही जो है ना वो एक्सप्लेन करूंगा और बिल्ड करूंगा। पहली चीज ये जो है ना ये आप ज़हन में रख लें।
अच्छा, नेक्स्ट मैं बेटा आपको सिखाने की कोशिश करूंगा, या जो हमारे लिए जरूरी है, कि टॉपिक सेंटेंस क्या है। ये पैराग्राफ का पहला सेंटेंस होता है, इसी के अंदर ही कंट्रोलिंग आइडिया होता है। टॉपिक सेंटेंस जो है ना, ये बेटा पैराग्राफ को इंट्रोड्यूस करवाता है। ये टॉपिक सेंटेंस की या इंट्रोडक्टरी सेंटेंस के फीचर्स हैं। दूसरे नंबर पे बेटा हम यूनिटी को सीखेंगे पैराग्राफ के अंदर, कि यूनिटी ऑफ पैराग्राफ मींस वन आइडिया। अगर मैं एक ही आइडिया को एक्सप्लेन कर रहा हूं तो इट मींस आई एम फॉलोइंग यूनिटी एज ए टेक्निकल रिक्वायरमेंट ऑफ पैराग्राफ। पैराग्राफ के अंदर यूनिटी का मतलब ये है कि एक ही बात मैंने पूरे पैराग्राफ में की है। नेक्स्ट बेटा मैं सीखूंगा कोहेरेंस। कोहेरेंस का मतलब है कनेक्टिविटी, रबत। आप में से एक कैंडिडेट ने कहा भी कि सर मैंने 2024 का जो है ना वो दिया हुआ है और मेरा ऐसे हुआ और ये उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, एक स्टूडेंट ने बात भी की है। तो कोहेरेंस बेटा क्या है? रबत है, कनेक्टिविटी है। इसकी बेटा दो टाइप्स होती हैं कोहेरेंस की। एक बेटा है, उसको हम कहते हैं लॉजिकल कोहेरेंस, और एक बेटा होती है वर्बल कोहेरेंस। लॉजिकल कोहेरेंस का मतलब बेटा ये होता है यूनिटी ऑफ पैराग्राफ। पैराग्राफ इज फॉलोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ वन आइडिया, उसको हम लॉजिकल कोहेरेंस कहते हैं। दूसरी बेटा होती है वर्बल कोहेरेंस। वर्बल कोहेरेंस होता है कि बेटा यूजेज ऑफ डिफरेंट कनेक्टिंग वर्ड्स या लिंकिंग डिवाइसेस भी जिसको कहते हैं, टू क्रिएट कनेक्टिविटी ऑफ वन सेंटेंस विद एन अनदर सेंटेंस, एंड आल्सो connectivity of one paragraph with another paragraph, उसको हम कहते हैं वर्बल कोहेरेंस। ये पूरे ऐसे के अंदर भी आएगी, लेकिन ये बेटा आएगी आपके पैराग्राफ के अंदर। आगे बेटा आएगी डेवलपमेंट। डेवलपमेंट बेटा एक बड़ी अहम टेक्निक है कि आपने पैराग्राफ को बिल्ड कैसे करना है, डेवलप कैसे करना है। मसलन जो मैंने ये बात किया है कि देयर आर मल्टीपल प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज आउटडेटेड करिकुलम। इसका मतलब बेटा क्या है कि मैंने एक कंट्रोलिंग आइडिया लिया है, दैट इज आउटडेटेड करिकुलम एज ए मेजर चैलेंज ऑफ एजुकेशन। अब ये आउटडेटेड करिकुलम वाले आइडिया को मैं डेवलप कैसे करूंगा? इसकी तकरीबन बेटा 20 टेक्निक्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू बिल्ड और डेवलप ए पैराग्राफ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी दो चार आपको बता देता हूं। एक जैसे रीजनिंग टेक्निक है, रीजंस ओब्लिक जस्टिफिकेशन। नेक्स्ट बेटा डिटेलिंग टेक्निक है, नरेशन है, डिस्क्रिप्शन है, एनालॉगी है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट है। ये बेटा है, ये चंद एक 4-5 मिनट में इसकी बेटा तकरीबन 20 के करीब टेक्निक्स हैं। आपने उस आइडिया को आगे एक्सप्लेन कैसे करना है, ये हम डेवलपमेंट के अंदर जो है ना वो डिटेल से सीखें। आगे बेटा ऑर्गेनाइजेशन की टेक्निक आएगी, उसके अंदर भी 10-11 बेटा टेक्निक्स हैं कि आपने जो मिनिमम 8 सेंटेंस एक पैराग्राफ के अंदर लिखने हैं, उन 8 सेंटेंसेस को आपने बेटा ऑर्गेनाइज कैसे करना है। ऑर्गेनाइज का भी एक तरीका है जिसमें सबसे अहम तरीका बेटा ये है, ऑन द बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ आइडिया। जो सबसे अहम बात है वो आप सबसे पहले करेंगे। ये आप पुलिस वाले जो दोस्त हैं वो जेहन में रखें कि जब बेटा आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, कुछ सीनियर आपको बुलाता है कि जनाब आप मुमताज साहब आए और इस जो है ना इन्वेस्टिगेशन में, इस मैटर में आपने क्या देखा मुझे आके बताएं। तो आप बेटा क्या करते हैं, जो सबसे अहम एविडेंस आपको मिलता है वो आप सबसे पहले बयान करें, उस चीज को अप्रिशिएट किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि जो कमजोर एविडेंस हो, कमजोर बात हो, असल इशू के साथ रिलेट नहीं करती, वो आप शुरू में बयान नहीं करेंगे। वो अगर आप शुरू में बयान करना शुरू कर देंगे तो सीनियर अफसर इरिटेट हो जाएगा, अनॉयड हो जाएगा, वो कहेगा यार इसको बात करने ही नहीं आती। अगर आप असल बात पहले करेंगे तो वो आपकी बात में वजन भी महसूस करेगा और उसको अपील भी करेगी। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक है। ये आपको पैराग्राफ के अंदर भी बेटा हेल्पफुल होगी, ये आपको डिटेल ऐसे में भी हेल्प करेगी,
और ये आपको बेटा कॉमन लाइफ में भी बहुत हेल्पफुल होती है, ऑर्गेनाइज करना चीजों को ऑन द बेसिस ऑफ इम्पोर्टेंस। आखिरी बेटा है कंक्लूडिंग सेंटेंस। कंक्लूडिंग सेंटेंस की टेक्निकल क्या पोजीशन होती है कि ये टॉपिक सेंटेंस को बाउंस बैक कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बेटा ये बात की है कि देयर आर मल्टीपल प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज आउटडेटेड करिकुलम। ठीक है, तो मैं बेटा इसी बात को कंक्लूडिंग सेंटेंस में कुछ ट्रांजिशन वर्ड्स हैं मखसूस जो कंक्लूडिंग सेंटेंस में यूज होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अब एक एग्जांपल देके इसको लिखने की कोशिश करता हूँ, तो मैं लिखूंगा इंडीड एब्सोल्यूट सिलेबस इज द डिसाइसिव फैक्टर फॉर पुअर क्वालिटी एजुकेशन इन पाकिस्तान। ये बेटा जो मैंने पहला सेंटेंस लिखा है इंट्रोडक्टरी सेंटेंस, उसका कंक्लूडिंग सेंटेंस मैंने लिखा सेम पैराग्राफ का। यानी इसी पैराग्राफ का जो आखिरी फिक्रा होगा उसको मैं ऐसे लिखूं। एक एग्जांपल मैंने आपको दिया, इंडीड एब्सोल्यूट सिलेबस इज द डिसाइसिव फैक्टर फॉर पुअर क्वालिटी एजुकेशन इन पाकिस्तान। इसका मतलब क्या है कि बेटा जो मेरा टॉपिक सेंटेंस का मफहूम है, मीनिंग ऑफ टॉपिक सेंटेंस एंड कंक्लूडिंग सेंटेंस शुड बी सेम, सिमिलर। बाउंस बैक का मतलब बेटा यही है कि जब एग्जामिनर मेरा पैराग्राफ का आखिरी सेंटेंस पढ़ेगा तो दैट शुड बी रेप्लिका आइडिया ऑफ माय टॉपिक सेंटेंस। ये एक टेक्निकल चीज है, इसको हम प्रैक्टिस के जरिए जो है ना वो सीखने की कोशिश करेंगे कि जो मेरा कंक्लूडिंग सेंटेंस है वो मेरी टॉपिक सेंटेंस की बात को ही रिपीट करेगा, लेकिन वर्ड्स डिफरेंट होंगे, वर्ड सेम नहीं होंगे। वर्ड्स डिफरेंट होंगे लेकिन उसकी मीनिंग बेटा जो है ना वो सेम होगी। ये बेटा हमारी होगी, आप समझ लें कि इसको मैंने जो मेरा जो समझाने का तरीका या पढ़ाने का, उसमें मैं इस सारी टेक्निक को जब आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा और सिखाने की कोशिश करूंगा, इसके लिए मैंने कम से कम कोई 50 से 60 जो है ना वो होम असाइनमेंट्स और क्लास असाइनमेंट्स बनाई हुई हैं। इसको मैं कहता हूं कि ये सारा है स्टेप 1। पैराग्राफ का जो बेटा सीखना है ये बेटा स्टेप 1 कह जाता है। इसको मैं फाउंडेशन भी कहता हूं कि ये आपकी ऐसे राइटिंग की बेटा फाउंडेशन है। ये स्टेप 1 है, ठीक हो गया। अब बेटा मैं आगे स्टेप 2 और स्टेप 3 को थोड़ा सा 10 मिनट में शार्ट सा एक्सप्लेन करता हूं, फिर मैं आप लोगों के क्वेश्चन लूंगा, क्योंकि आई थिंक कि आपके क्वेश्चन काफी सारे होंगे। आप बेटा जिसका भी क्वेश्चन है आप नोट करते जाएं, मैं इंशाल्लाह ताला आप सबको टाइम दूंगा। अभी मैं आगे चलता हूँ। ये बेटा हमारा स्टेप 1 होगा, जिसमें हम डिटेल से पैराग्राफ राइटिंग सीखेंगे बाय होम असाइनमेंट्स और क्लास असाइनमेंट, क्योंकि ये हमारी बेस बनेगा डिटेल ऐसे राइटिंग। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या आप थीसिस स्टेटमेंट पे और ब्रेनस्टॉर्मिंग पे 2-3 पॉइंट्स बता सकते हैं मेन जो हो सकते हैं? मैं बेटा अभी उधर ही जा रहा हूँ, मैं बेटा अभी उधर ही जा रहा हूँ। ये बेटा मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, सिर्फ 2-3 पॉइंट्स नहीं बताऊंगा। जी जी सर, ठीक हो गया, थैंक यू सो वो मच। से बेटा वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो कैंडिडेट है ना वो बेटा नहीं तैयार हो सकता। अब बेटा जो हमारा स्टेप 2 है, स्टेप 2 को बेटा हम कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग प्रोसेस। इसके भी आगे बेटा मैंने 2 पार्ट बनाए हुए हैं, एक पार्ट ए है एक पार्ट बी है। पार्ट ए के अंदर
अच्छा, ये बेटा स्टेप 2 के अंदर मैंने दो पार्ट्स बनाए हुए हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में हम बेटा ब्रेन स्टॉर्मिंग के प्रोसेस का ही एक हिस्सा है। इसके अंदर हम बेटा कोशिश करते हैं कि हमने 2000 आइडियाज जो है ना, ये भी आपको बेटा देखने में बहुत ज्यादा लग रहे होंगे, लेकिन ये हमने प्रैक्टिकली कोशिश करनी है इंशाल्लाह कि 2000 आइडियाज बेटा हमने सोचने हैं और उनको हमने अपने कलम से लिखने की कोशिश करनी है, 2000 आइडियाज को। पार्ट ए में बेटा 4 असाइनमेंट्स हम करते हैं, जो ये हैं। अभी मैं यहाँ पे आपको डिटेल से नहीं देख सकता, मैं वो बोल देता हूँ क्योंकि मैंने अभी फिर आगे पार्ट बी में थोड़ा सा जाना है। अभी स्टेप 3 हमारा आना है क्योंकि हमारा टाइम जो है ना 1 घंटा पूरा हो जाए। अच्छा, वो बेटा 4 असाइनमेंट्स क्या हैं? ये बेटा कोई मतलब कोई पॉलिटिकली कोई स्लोगन नहीं है, पॉलिटिकली डिस्कशन नहीं, एक एकेडमिक डिस्कशन है। ये बेटा एक हमारी असाइनमेंट टॉपिक है हमारा बेटा, चेंज इन पाकिस्तान। चेंज इन पाकिस्तान के नीचे बेटा 4 हम असाइनमेंट करते करते हैं हैं। बातें। मेरा बेबी कैसा है, मेरी जान को आज किसकी जी बेटा। अच्छा, चेंज इन पाकिस्तान के लिए बेटा हम पहली असाइनमेंट होती है व्हाट शुड बी चेंज इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान के अंदर बेटा क्या क्या चीज बेहतर होनी चाहिए। इसको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, मेजर और डिटेल। मेजर से मुराद हम बेटा लेते हैं कोई डिपार्टमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल पुलिस वाले हैं तो मैं पुलिस की एग्जांपल लूंगा। इसमें बेटा हमारे कोई 50 to 60 डिपार्टमेंट हैं, जितनी हमारी मिनिस्ट्रीज हैं, जितने हमारे लाहौर सिविल सेक्रेटेरिएट में और फेडरल सेक्रेटेरिएट में बेटा डिपार्टमेंट हैं, उसको मैं मेजर एरिया कहता हूँ। आगे बेटा उसकी डिटेल में जाएंगे, जैसे मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ व्हाट शुड बी चेंज्ड इन पाकिस्तान, मैं पुलिस के रिलेटेड आ जाता हूँ। तो पुलिस की बेटा ट्रेनिंग को बेहतर होना चाहिए, इनकी रिक्रूटमेंट को बेहतर होना चाहिए, इनकी कंपनसेशन बेहतर होनी चाहिए, इनका ड्यूटी रोस्टर होना चाहिए, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, इनके लिए ट्रैवलिंग की फैसिलिटी होनी चाहिए, और इनको जो है ना वो जदीद इन्वेस्टिगेशन के टूल्स गाइड किए जाने चाहिए, और थाना कल्चर में जो पोलिटिकल इंटरफेरेंस है वो नहीं होनी चाहिए। मिसाल मैं दे रहा हूँ ना, सारे पुलिस वाले दोस्त खुश हो जाएंगे कि दानिश साहब हमारे मसले जो है ना वो बयान कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बेटा मैंने एक डिपार्टमेंट की आपको एग्जांपल दी है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में चीजें बेहतर होनी चाहिए, क्या बेहतर होना चाहिए एग्रीकल्चर में बेटा? हमारा जो है ना वो सीड की क्वालिटी बेहतर होनी चाहिए, एक्सेसिव यूजेज ऑफ पेस्टिसाइड नहीं होना चाहिए, फार्मर को माइक्रो फाइनेंस करना चाहिए, फार्मर को अवेयरनेस होनी चाहिए, एग्रीकल्चर के लिए रिसर्च और टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, प्राइस की रेगुलेशन होनी चाहिए, प्राइस गवर्नमेंट को फिक्स करनी चाहिए, फार्मर को सब्सिडी देनी चाहिए, वगैरह वगैरह। ये मैं एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूँ। ऐसे जब बेटा हम 50 से 60 डिपार्टमेंट के ऊपर डिटेल से ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे तो ये बेटा हमें 4 असाइनमेंट्स हैं। इसके ऊपर हम तकरीबन कोई 1000 से ज्यादा आइडिया जो है ना वो एक तरतीब से सोचेंगे और उसको लिखने की कोशिश करेंगे। पहली असाइनमेंट का टॉपिक होगा हमारा व्हाट शुड बी चेंज्ड इन पाकिस्तान। दूसरा होगा हु विल ब्रिंग चेंज। हु से मुराद चेंज एजेंट है, जिसमें इंडिविजुअल है, ग्रुप है, इंस्टीट्यूशन है। इंस्टीट्यूशंस की आगे टाइप्स होंगी, फेडरल इंस्टीट्यूशंस हैं, प्रोविंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, लोकल इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, अटैच डिपार्टमेंट हैं, ऑटोनोमस बॉडीज हैं। और इंडिविजुअल में पर्सन है, ग्रुप में फैमिली है, आपकी कम्युनिटी है, आपके प्राइवेट पर्सनस हैं, मीडिया पर्सनस हैं, ट्रेड बॉडीज हैं, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एंड सो ऑन। ये एक लंबी लिस्ट बनेगी। तीसरी बेटा असाइनमेंट होगी हु विल ब्रिंग चेंज हाउ, कि कौन चीज को तब्दील करेगा और किस मोडस ऑपरेंडाई के जरिए, किस मेथड के जरिए, किस पैटर्न के जरिए। और चौथी चीज होगी हु विल ब्रिंग चेंज वाई। वाई आपको बेटा जस्टिफिकेशन सोचने के लिए मजबूर करेगी कि पेरेंट्स को रोल प्ले करना चाहिए बेटर फॉर द पॉजिटिव अपब्रिंगिंग ऑफ देयर चाइल्ड। वाई आपको बेटा हर काम की जस्टिफिकेशन और रीजनिंग जो है ना वो सोचने पे मजबूर करेगा। ये पहले पार्ट ए में हम सीखेंगे। पार्ट बी में हम बेटा एक फर्दर एक्सरसाइज करेंगे, ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक हम सीखेंगे। उसकी मैं एक एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ तो उससे फिर आपको थोड़ा सा आइडिया क्लियर हो जाएगा और जो स्टूडेंट का क्वेश्चन था वो भी क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने बेटा एक माइंड मैपिंग की, माइंड मैपिंग है
पैटर्निंग है, लिस्टिंग है, 5W+H हैं, क्लासिफिकेशन है, फ्री राइटिंग है। ये 5-6 टेक्निक्स हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रोसेस की। लेकिन अभी मैं यहाँ पे सिर्फ 2 को हल्का सा एक्सप्लेन करूंगा, फिर हम स्टेप 3 पे आएंगे। अच्छा, अब बेटा ये जो पहली माइंड मैपिंग टेक्निक है, इसको हम बेटा ऐसे एक दायरा लगाएंगे। दायरे के अंदर हम बेटा टॉपिक लिख देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं चैलेंजेस ऑफ 21st सेंचुरी फेस्ड बाय पाकिस्तान। कि 21st सेंचुरी में कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो पाकिस्तान जो है ना वो फेस कर रहा है। ठीक हो गया। मिसाल के तौर पे अभी मैं इधर लिख देता हूं 5, टेररिज्म है, नेशनल डेट है, एनर्जी क्राइसिस है, वाटर क्राइसिस है, ओवर पॉपुलेशन है, क्लाइमेट चेंज है, ठीक है, चाइल्ड लेबर है, पॉवर्टी है, इन्फ्लेशन है। ये बेटा माइंड मैपिंग में मैं कोई एक टॉपिक लिखूंगा और मैं ऐसे उसके दायरा लगा के इश्यूज जो है ना वो दिखना शुरू कर दूंगा। अब ये बेटा जो ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक है, इस लेवल पे यहाँ पे मैंने आइडिया की क्वालिटी नहीं देखनी, आइडिया की रेलेवेंसी भी नहीं देखनी। मैक्सिमम मैंने सोचना है और उसको मैंने लिखते जाना। अब पैटर्निंग टेक्निक में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने बेटा 7 सोच लिए। एक टेररिज्म है, दूसरा नेशनल डेट है, तीसरा एनर्जी क्राइसिस है, चौथा वाटर क्राइसिस है, पांचवा ओवर पॉपुलेशन है, छठा क्लाइमेट चेंज है, सातवां चाइल्ड लेबर है, आठवां पॉवर्टी है, नौवां इन्फ्लेशन है। ये 9 बेटा मैंने माइंड मैपिंग के जरिए पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स ऑफ 21st सेंचुरी बेटा लिख लिए। अब पैटर्निंग टेक्निक क्या होती है कि ये एक टेररिज्म एक इशू है, इसके मैं 5 काज ढूंढूंगा, 5 काजेस, और उसके मैं 5 ही सोल्यूशन ढूंढूंगा। पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म एक इशू है, इसको मैं बेटा 5 इसके काजेस ढूंढूंगा और 5 मैं सोल्यूशन ढूंढूंगा। पहले मैंने माइंड मैपिंग वाली टेक्निक के जरिए ये प्रॉब्लम्स लिख लिए। जब मैं आगे पैटर्निंग वाली टेक्निक में जाऊंगा तो मैं बेटा इस टेररिज्म के 5 मैंने काज देखे, 5 मैंने सोल्यूशन देखे। इसको मैं अगर बेटा फर्दर थोड़ा सा डिटेल में जाऊं तो मैं इसके 5 इफेक्ट्स भी ले सकता हूं। इफेक्ट्स भी, नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी, कॉन्सिक्वेंसेस भी, रिपरकशंस भी। लेकिन इसको मैं अभी इरेज करने लगा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब बेटा मैंने यहां पे 9 सोचे चैलेंजेस, और एक चैलेंज के मैंने बेटा 10 पॉइंट फर्दर बना लिए। तो इसका मतलब मैंने क्या निकाला कि मैं इस टेक्निक के जरिए 9 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 90 पॉइंट्स जो है ना वो मैं सोच लूंगा। ठीक हो गया। और अगर मैं पाकिस्तान के चैलेंजेस, वेमेन के, एजुकेशन के, वाटर एनर्जी के, बहुत सारे सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज के ऊपर 3, 4, 5 असाइनमेंट बनाता हूं, उनका चार्ट बनाता हूं। कुछ चीजें रिपीट भी होंगी, कुछ इश्यूज हमारे रिपीट भी होते हैं, तो वो बेटा मल्टीपल पॉइंट्स जो है ना वो मैं सोचूंगा और उसके ऊपर मैं लिखने की प्रैक्टिस करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपने 9 देखे, तो 9 से आप बेटा 90 पॉइंट्स जो है ना वो निकाल लेंगे, 90 पॉइंट आपके बनेंगे। और जब बेटा एक पॉइंट के ऊपर फिर आपने एक पैराग्राफ लिखना है, जो हमने पीछे बात की थी ना कि आउटडेटेड करिकुलम इज प्लेइंग ए डिसाइसिव रोल फॉर पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान। वो एक एक कंट्रोलिंग आइडिया जिसके ऊपर हमने एक पैराग्राफ लिखना है। तो अगर हम ये बेटा लेते हैं, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, ये 90 बनेंगे। तो इन 90 में से मैं आपको कहूंगा कि यार आप 10 या 15 या 5 टॉपिक के ऊपर बेटा एक एक पैराग्राफ लिखेंगे, तो वो आपकी मल्टीपल पैराग्राफ लिखने की जो है ना वो प्रैक्टिस होगी।
ऐसे ही हम आगे लिस्टिंग को देखेंगे, 5W+H को देखेंगे, और क्लासिफिकेशन वाली जो है ना ब्रेनस्टॉर्मिंग उसको देखेंगे। ये सारा प्रोसेस होगा बेटा हमारा, इसको हम स्टेप 2 मैं कहता हूं। ये आप स्टेप 2 में ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रोसेस के जरिए मल्टीपल पॉइंट्स जो है ना वो आप सोचेंगे और उनको लिखने की कोशिश करेंगे। लिखने के साथ साथ आप उनमें एक रबत भी बनाएंगे, जो हु विल ब्रिंग चेंज, हु विल ब्रिंग चेंज हाउ एंड हु विल ब्रिंग चेंज वाई में वो बेटा एक लॉजिक बनाने की आप कोशिश करेंगे कि कौन सा काम हम कैसे करेंगे और क्यों करेंगे। ठीक हो गया। आगे बेटा मैं अभी आता हूँ स्टेप 3 के ऊपर। स्टेप 3 में हमने क्या सीखना है, और वो आपकी लास्ट मतलब पोर्शन होगा। अच्छा, स्टेप 3 बेटा हमारा कंक्लूडिंग स्टेप होगा। स्टेप 3 में बेटा हम सीखेंगे थीसिस स्टेटमेंट, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, कंक्लूडिंग पैराग्राफ, वेरिएबल बनाना, आउटलाइन, टाइम मैनेजमेंट ऑफ एसे, और टॉपिक सिलेक्शन। आखिरी जो बेटा स्टेप 3 होगा उसमें हम सीखेंगे थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है, कहां पे लिखी जाती है, कैसे लिखी जाती है, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ क्या होता है जो ऐसे का पहला पैराग्राफ है, कंक्लूडिंग पैराग्राफ क्या होता है, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कंक्लूडिंग पैराग्राफ की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, पूरे ऐसे की आउटलाइन कैसे बनानी है, ऐसे की टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है, और टॉपिक सिलेक्शन कैसे करनी है। अच्छा, अब बेटा इसकी थोड़ी थोड़ी मैं वजाहत कर देता हूं। थीसिस स्टेटमेंट आप बेटा आपका जैसे पैराग्राफ का एक कंट्रोलिंग आइडिया होता है, ऐसे ही पूरे ऐसे का जो कंट्रोलिंग आइडिया है दैट इज कॉल्ड थीसिस स्टेटमेंट, जिसके ऊपर आपने पूरा ऐसे बिल्ड करना होता है, वो आपके ऐसे का थीसिस स्टेटमेंट कहलाता है, जो बेटा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के अंदर आता है। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के अंदर दो चीजें होंगी। उस इशू के रिलेटेड पहले आपने 6 जनरल स्टेटमेंट्स देनी है, फिर आपने थीसिस स्टेटमेंट देनी है। ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ की दो रिक्वायरमेंट्स है। अभी मैं शार्ट शार्ट समरी की शक्ल में, कंक्लूडिंग पैराग्राफ के अंदर भी बेटा आप 6 जनरल स्टेटमेंट्स देंगे, किस टेंस में देंगे, कैसे देंगे, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इसके अंदर थीसिस स्टेटमेंट की रीथीसिस स्टेटमेंट आएगी कंक्लूडिंग पैराग्राफ। वेरिएबल्स मैं लास्ट पे बताता हूँ, वेरिएबल्स क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है और थोड़ी सी उसके लिए ज्यादा वजाहत चाहिए। आउटलाइन हम बनाएंगे, जो जो आपने पैराग्राफ लिखने हैं उनको एक सीक्वेंस में फ्रेज की शक्ल में आप बना सकते हैं, बुलेट्स की शक्ल में, साथ आप एरो लगाएंगे और नंबरिंग भी दे सकते हैं। वो आपका आउटलाइन इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। टाइम मैनेजमेंट क्या है, इसको भी मैं आखिर में ये तीनों को आखिर में डिस्कस करते हैं। इससे पहले बेटा वेरिएबल्स जो है ना, वेरिएबल्स को हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड न्यूरॉन ऑफ एसे। न्यूरॉन जो है ना, न्यूरॉन ऑफ एसे का मतलब यह है कि द मोस्ट क्रिटिकल थिंग इन एसे राइटिंग इज फॉर्मेशन ऑफ वेरिएबल। आप कहेंगे कि सर ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज आप आखिर में बयान कर रहे हैं, क्योंकि ये बेटा आनी ही आखिर में है सीखने में। क्योंकि आप शुरू तो वर्ड से होंगे, सेंटेंस पे आएंगे, सेंटेंस से आप पैराग्राफ पे आएंगे, पैराग्राफ के आखिर में आप बेटा वेरिएबल्स बनाएंगे ना। वेरिएबल्स पहले दिन तो नहीं बनेंगे। अच्छा, वेरिएबल से मुराद बेटा ये होता है, हम कहते हैं एक बेटा होता है टॉपिक, जैसे पॉवर्टी इन पाकिस्तान। ठीक हो गया। अब टॉपिक के नीचे हम उसको बेटा कहते हैं एस्पेक्ट।
डायमेंशन, इसी को हम वेरिएबल भी कहते हैं। ये बेटा पॉवर्टी के नीचे आ जाएगा काजेज ऑफ पॉवर्टी। तीसरा बेटा हो जाता है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 को हम कहते हैं सब एस्पेक्ट। सब एस्पेक्ट में ये है कि काजेज आपके फॉर एग्जांपल 8 हैं, तो कोई एक काज है, उसमें मैं ये कहता हूं काजेज ऑफ पॉवर्टी का मतलब क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट in Pakistan is the most important reason of poverty। ये बेटा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन इसको मैंने कहा मैं थोड़ा सा आपको समझा ही देता हूं। एक बेटा होता है टॉपिक, जो ऐसे का आपका टाइटल होगा, उसके नीचे जो बेटा आप एस्पेक्ट या डायमेंशन लेते हैं उसको हम वेरिएबल कहते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दी, पॉवर्टी इन पाकिस्तान का बेटा टॉपिक आ जाता है, तो आप काजेज, इफेक्ट्स और सोल्यूशन ये जो बनाएंगे ये वेरिएबल्स कहलाएंगे। काजेज ये एक वेरिएबल है, इफेक्ट्स ये दूसरा वेरिएबल है, सोल्यूशन ये तीसरा वेरिएबल है। और फॉर एग्जांपल आपका पिछले मैंने पीएमएस के मिनिस्ट्रियल कोटा में देखा, सिंगल नेशनल करिकुलम आया हुआ है, नेशनल इंटीग्रेशन आया हुआ है, फेसबुक आया हुआ है, इस तरह के टॉपिक आए हुए हैं। तो बेटा इसके लिए क्या है कि आपके नीचे मैंने सब एस्पेक्ट में लिया कि कॉजेज तो बहुत है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट एक कॉज है, ये मेरा सब एस्पेक्ट है। तो कम से कम बेटा ऐसे में 2 वेरिएबल्स होने चाहिए, यानी 2 डायमेंशन जो है ना उस टॉपिक की आपने लिखनी। एक डायमेंशन आप नहीं लिख सकते। अगर उसने खुद ही पूछ लिया है कि जी आप नेगेटिव इंपैक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया लिखे, तो आपने फिर भी नेगेटिव 2 ही देने हैं, 2 वेरिएबल्स बनाने हैं। इंडिविजुअल्स के ऊपर क्या असर है, फैमिली के ऊपर क्या असर है, आप ये वेरिएबल्स बना सकते हैं। इंडिविजुअल्स के ऊपर क्या असर है, नेशन के ऊपर या स्टेट के ऊपर क्या असर है, ये आप लिख सकते हैं। नेशनल लेवल पे क्या असर है, ग्लोबल या रीजनल लेवल पे क्या असर है। एक वेरिएबल आप नेशनल का बना सकते हैं, एक आप रीजनल या ग्लोबल का बना सकते हैं। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। किसी भी टॉपिक के ऊपर आपने बेटा मिनिमम 2 वेरिएबल्स बनाने, एक वेरिएबल कभी भी ऐसे में नहीं बना। 2 डायमेंशन आपने दे दी, वो टॉपिक टू टॉपिक वेरी करेगा, वो डिटेल जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो फिर बेटा समझ आएगी। टाइम मैनेजमेंट में बेटा जो आपका मिनिस्ट्रियल कोटा वाला, मैं अपनी बात को कंक्लूड कर रहा हूं, मिनिस्ट्रियल कोटा वाले में बेटा आपका 1 आवर टाइम होना है। उसकी टाइम मैनेजमेंट बेटा ये होगी कि आपने बेटा 10 मिनट में कोशिश करनी है कि आउटलाइन अपनी बना लेनी, विद इन 10 मिनट, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगाना। और आगे बेटा आप मिनिमम लिखेंगे 6 पैराग्राफ, मैक्सिमम लिखेंगे 8 पैराग्राफ। 6 to 8 पैराग्राफ की आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए 25 नंबर के पेपर के। अगर आप बेटा 6 लिखते हैं तो उसमें एक अलग आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होगा, एक कंक्लूडिंग पैराग्राफ होगा, ये भी बेटा फिर आपके 8 बन जाएंगे। अब आपको कम से कम मिनिमम 8 पैराग्राफ की प्रैक्टिस करना होगी 50 मिनट में लिखने की, बल्कि कोशिश करें कि आप 45 मिनट में लिखें। आखिरी 5 मिनट में आप प्रूफ रीडिंग के लिए बचाएं। प्रूफ रीडिंग में कोई स्पेलिंग की या कोई इस तरह की मिस्टेक अगर हो जाती है तो उसको आप देखने की कोशिश करें। ठीक हो गया। ये एक मतलब टफ एक्सरसाइज से आपको अपने आप को गुजारना पड़ेगा। अब जो डिटेल एग्जाम के कैंडिडेट हैं उनके लिए बेटा ये गाइडलाइन है टाइम मैनेजमेंट में कि आपने बेटा एक ऐसे को 3 घंटों में करना है, 100 नंबर का ऐसे होना है। तो आपके लिए बेटा ये है कि आप आधे घंटे में डिटेल आउटलाइन बनाएंगे, मैक्सिमम आधे घंटे में। 20-25 मिनट तक बनाए तो जबरदस्त है, लेकिन आपने चूंकि आउटलाइन भी बनानी है 25 नंबर वाले ऐसे से कम 3 गुना बड़ी, इसलिए आधे घंटे में आप आउटलाइंस बनाएंगे। आउटलाइन से पहले आपने रफ ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करनी है, आपने रफ पेज के ऊपर आखिर में, इस पेज को आप बाद में क्रॉस करेंगे। आधे घंटे में आप डिटेल आउटलाइंस बनाएंगे, 2.25 घंटे में आप अपना पेपर अटेम्प्ट करेंगे, आखिरी 15 मिनट आपकी प्रूफ रीडिंग के लिए होंगे। आप अपने टाइम को इस तरीके से मैनेज करेंगे और आपकी बेटा मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी 18 से 22 पैराग्राफ कम से कम आपको जो है ना वो लिखने चाहिए। एक पैराग्राफ में 8 सेंटेंस। अब आपको उस लेवल की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप 18 लिख सकते हैं तो एक इंट्रोडक्टरी और एक कंक्लूजन आपने लिखना है, तो आपको कम से कम 20 पैराग्राफ लिखने पड़ेंगे।
इसमें बेटा एक दो आप कम या ज्यादा भी कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन ये एक बैलेंस ऐसे की मैं रिक्वायरमेंट आपको बता रहा हूँ। ठीक हो गया। अब आखिरी बात जो इंपॉर्टेंट है कि आपने टॉपिक कैसे सिलेक्ट करना है। ऐसे में बेटा दो तरह के टॉपिक आते हैं, कुछ इशू बेस्ड टॉपिक होते हैं, कुछ बेटा आइडिया बेस्ड टॉपिक होते हैं। आपने कोशिश ये करनी है कि इशू बेस्ड टॉपिक लेना है, जैसे एनर्जी क्राइसिस है, वाटर क्राइसिस है, हायर एजुकेशन है, प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन है, प्रॉब्लम्स ऑफ डेमोक्रेसी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, बैड गवर्नेंस है। इस तरह के जो इशू बेस हैं, इशू बेस के ऊपर बेटा ये कैंडिडेट की स्ट्रेंथ होती है, ये आप लोगों की स्ट्रेंथ है जो करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, मल्टीपल चीजों को देख रहे हैं। तो जो बेटा थीम बेस सॉरी आइडिया बेस ऐसे होता है, ठीक है ना जी, वो बेटा एग्जामिनर चूंकि लैंग्वेज का स्पेशलिस्ट होता है, वो उसका स्ट्रॉन्ग एरिया है। तो आपने एग्जामिनर के स्ट्रॉन्ग एरिया में नहीं घुसना, कोशिश करनी है कि अपने स्ट्रॉन्ग एरिया में रहना है। ठीक हो गया। यहाँ पे अब मेरी बेटा बात बेटा खत्म हो गई। अब आप लोगों के बेटा जो क्वेश्चन है वो हम 5-7 मिनट में 10 मिनट में बेटा ले लेते हैं, वन बाई वन। किसी का बेटा कोई क्वेश्चन है आप बेटा बोले वन बाई वन, शाबाश। अस्सलाम जी वालेकुम सर। कितने वालेकुम। ऐसे आप करवाएंगे सर जी? जी बेटा, सर इस सेशन के अंदर आप कितने ऐसे कवर करवाएंगे? इसमें बेटा मैं कोशिश करूंगा कि हम बेटा ये जो सारी चीजें जो भी मैंने समरी की शक्ल में बेटा डिस्कस की है ना, ये बेटा हम स्टेप 1, 2 और 3 को मेरा बेटा ये होगा कि मैं कम से कम जो है ना आप लोगों को 50 से 60 डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर प्रैक्टिस करवाऊं। पहले मैं बेटा शुरू होऊंगा पैराग्राफ से, फिर मैं आगे ऐसे की तरफ जाऊंगा। सर हमारे पास टाइम कितना है मिनिस्ट्रियल कोटा के लिए? इसमें बेटा अब एक्सपेक्टेड तो यही है, मेरी अभी कोई किसी रिलायबल सोर्स से बात नहीं हुई, बस इधर एकेडमी वाले एक दो दोस्तों से मेरी बात हुई है। तो वो मुझे यही बता रहे थे कि इसका सर रिजल्ट कोई एक्सपेक्टेड है कि जी 1 माह तक आ जाएगा। तो उसके बाद अगर बेटा 1 माह तक आता है तो फिर जहरी बात है कुछ ना कुछ आपको टाइम तो फिर फर्दर भी मिल जाएगा ना आपके फाइनल मतलब ऐसे के एग्जाम तक ना। तो लेकिन आप कोशिश यही करें ना कि आप अल्लाह ताला आपको बेटा कामयाब करे रिटर्न में जीके वाले पोर्शन में। तो जो बेटा मिनिमम पॉसिबल टाइम है उसको ही आप लोगों को अच्छी तैयारी करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कम्पिटेटिव एग्जाम है ना। तो कम्पिटेटिव का मतलब तो ये है कि उधर तो हजारों की तादाद में कैंडिडेट हैं। तो जितनी जल्दी आप बेसिक चीजें सीख लेंगे फिर आप प्रैक्टिस से उस चीज को पॉलिश करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा बेटा जो सेशन होगा वो हम कोशिश करेंगे कि 1 महीने में, चूंकि ये आप लोगों का हमारी रेगुलर एक क्लास चल रही है पहले सीएसएस की, ये आप लोगों के लिए हमारे जहन में आया था कि मिनिस्ट्रियल कोटे के कुछ कैंडिडेट्स कर रहे थे रहा, तो हमने कहा कि चलो आप लोगों के लिए एक सेशन जो है ना वो हम वीकेंड पे शुरू करेंगे। तो उसको सर आपका 1 घंटे क्लास होगी? क्लास की बेटा ड्यूरेशन आपसे जो हमारा बेटा रेगुलर सेशन चल रहा है ना 100 घंटे के 100 नंबर वाले ऐसे का, वो जी तो बेटा मेरी क्लास होती है 2 घंटे, ठीक है ना। जी। 2:45 7:15 हम शुरू करते हैं तो तकरीबन 9 सवा 9 बजे तक ना, जी मंडे जी। टू थर्सडे वो हमारी चलती है। तो आप लोगों का बेटा चूंकि थोड़ा टाइम आप लोगों का थोड़ा सा चीजें शार्ट होनी है तो कुछ थोड़ा सा टाइम हम रिड्यूस कर लेंगे। प्रैक्टिस आप लोगों को बेटा ज्यादा करवाएंगे, लेकिन ये चीजें तो आपको डिटेल से बेटा सिखानी पड़ेगी। जी जी। जी और बेटा कोई क्वेश्चन हो किसी का? आप लोगों को बेटा डेमो की समझ आई है? सर डेमो बिल्कुल अस्सलाम ठीक है। सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। अच्छा सर, ये ना बेसिक इंग्लिश के लिए सर क्या करना पड़ेगा सर? आप सिखाएंगे या हमें खुद से किसी सोर्स से तैयार करना पड़ेगा? नहीं बेटा उसमें बेटा मैं आपको सोर्स गाइड करूंगा, लेकिन ये बेटा सेंटेंस स्ट्रक्चर के ऊपर और वोकेबलरी के ऊपर हम क्लास नहीं लेंगे। ये मैं आपको पहली एक क्लास में सारा सोर्स और वो चीजें गाइड कर दूंगा। हम अपनी मेन डिस्कशन जो है ना वो बेटा पैराग्राफ से शुरू करेंगे। ओके सर, थैंक यू सर। जी जी। जी बेटा और किसी का कोई क्वेश्चन हो बेटा? अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपका डेमो जो है बहुत अच्छा जा रहा है। सर ये जी पूछना था थैंक यू। कि जो 20 से 25 मार्क्स का जो ऐसे होता है उसका एक पैराग्राफ कितने वर्ड्स का लिखना चाहिए? बेटा एक पैराग्राफ की जो बेटा मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना 8 सेंटेंस का होना चाहिए। तो आप कोशिश करें कि सिंपल सेंटेंस लिखें, ज्यादा लेंथी सेंटेंस ना लिखें, ठीक है ना। तो आप बेटा अगर फॉर एग्जांपल 6 से 8 पैराग्राफ होने चाहिए, तो अगर बेटा आप 6 या 7 पैराग्राफ अटेम्प्ट करते हैं 25 नंबर के ऐसे के लिए, तो आप बेटा उसकी कैलकुलेशन कर लें कि मिनिमम 8 सेंटेंस होने चाहिए। ये बेटा जब आप पैराग्राफ लिख रहे होते हैं तो हो सकता है उसमें 1-2 सेंटेंस ज्यादा भी हो सकते हैं,
क्योंकि आपने अपने आइडिया को तो क्लियर करना है ना, क्योंकि 8 से कम तो नहीं लिखेंगे आप। जी सर, ठीक हो गया, थैंक उस यू सो हिसाब मच। से आप बेटा कैलकुलेट करें। हाँ जी। क्योंकि कोई भी बेटा, ये एक बैलेंस की अप्रोच मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कोई भी बेटा कैंडिडेट 50 मिनट में 8 से ज्यादा पैराग्राफ बेटा क्वालिटी वाले लिखना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसकी बेटा क्वालिटी को भी तो मेंटेन करना है ना। जी जी सर। सिर्फ क्वांटिटी के ऊपर तो नहीं ना बात करने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा लिखें, नहीं, रेलेवेंट लिखना, क्वालिटी वाला लिखना, टू दी पॉइंट लिखना बेटा, ये बड़ा जरूरी है। सर वो आउटलाइन में फिर मेन पॉइंट के साथ फिर सब पॉइंट भी तो होते हैं, उनको भी तो कवर करना नहीं होता है। नहीं 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 बेटा, आउटलाइन में आपने आउटलाइन के अंदर बेटा मेन पॉइंट ही देना है, यानी एक पैराग्राफ का एक आउटलाइन होगा। जी सर। जो उस आउटलाइन के नीचे आप लिखना चाहते हैं वो अपने पैराग्राफ में ही लिखना है, आउटलाइन के अंदर और कुछ नहीं लिखना। ठीक हो गया सर। हाँ जी। अच्छा सर, ये पीएमएस रेगुलर और मिनिस्ट्रियल की आप जॉइंट क्लास लेंगे या सेपरेट होगी? अभी बेटा हम देखते हैं ना कि इसमें कितने कैंडिडेट बेटा हमारे पास इनरोल होते हैं। पहले हमारी बेटा एक रेगुलर क्लास तो चल रही है सीएसएस की ना, सीएसएस की और पीएमएस की 100 मार्क्स वाले ऐसे की बेटा हमारी रेगुलर क्लास चल रही है। वो हमारी अब तकरीबन 1 माह का हमारा सेशन होता है, वो तकरीबन हमने 60% चीजें डिस्कस कर ली हैं, तो 40% हमारी रह गई हैं। वो अभी हमारा रेगुलर सेशन हमने शुरू करना है अभी आगे मिड मई में, नेक्स्ट मतलब ना, वो हर माह हमारा रेगुलर सेशन हुआ करेगा ऐसे राइटिंग का। तो अभी हमने सिर्फ ये मिनिस्ट्रियल कोटे के हवाले से अभी मैं करता हूँ ना वकास साहब से डिस्कस। जी तो मेरी सजेशन यही थी कि मिनिस्ट्रियल कोटा वाला जो है वो अगर आप सेपरेट कर ले तो वो ज्यादा बेहतर है, टाइम मैनेजमेंट हो जाएगी जरा दोनों के लिए, जनरल वालों के लिए भी और मिनिस्ट्रियल कोटा वालों के लिए भी। नहीं बेटा, ऐसे ही हम कोशिश यही करेंगे कि अब सिर्फ मिनिस्ट्रियल कोटा वाले को ही करेंगे, लेकिन अगर उसमें बेटा कोई आप लोगों के साथ कोई आना चाहता है स्टूडेंट, तो चूंकि ऐसे कि बेटा फॉर्मेट तो यही होना है, आप जी जी लोगों ने जी 25 नंबर के हवाले से लिखने की प्रैक्टिस करनी है। जो जी 100 वाला है वो फिर ज्यादा करेगा, जी डेफिनेटली। क्योंकि जो बेटा मैंने स्टेप 1 स्टेप 2 पढ़ाया है वो मैंने यही रखना है, टू बी फ्रैंक। ठीक। क्योंकि जी मैं ठीक। बेटा ये चाहता हूँ ना कि आप अगर एक बंदा 6 या 8 किलोमीटर दौड़ना अगर सीख लेगा तो उसके लिए 3-4 किलोमीटर तो बड़ा आसान है। जी 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 ठीक है डेफिनेटली ना, सर। तो वो बेटा प्रैक्टिस तो हम क्वालिटी वाली करेंगे ना, लेकिन जी आगे जो मैं आप लोगों से मिनिस्ट्रियल कोटे वाले से जो डिटेल आउटलाइन बनवाऊंगा वो सिर्फ 25 नंबर के हिसाब से बनवाऊंगा। जी जी मेरा मेरा कंसर्न भी यही था सर कि चूंकि हमारा मार्जिन बड़ा कम है, 25 नंबर का हमारा ऐसे है सिर्फ, तो बिल्कुल हमारी ऐसे ही है। तो मैनेजमेंट बेटा उसी सिस्टम के ऊपर उसी आप, तरह होनी चाहिए। मैं बेटा यही बात कर रहा हूँ ना कि आप लोगों का स्टेप 1 स्टेप 2 दोनों का सेम होना है। जी सर। ठीक है ना, आखिर में जब पीएमएस वाले से मिनिस्ट्रियल कोटे वाले ने बेटा आउटलाइन बनानी है, मुझे डिटेल ऐसे लिख के देना, मैं कोशिश करूंगा ना आप लोगों से कुछ पिछले ऐसे भी अटेम्प्ट करवाऊंगा, तो वो आप लोगों ने बेटा 25 वाले के ऊपर ही प्रैक्टिस करनी है, जमा करवाना है, चेक करवाना है, इवेल्युएशन करवानी है। जी ठीक। हाँ, तो आपके साथ अगर कोई दूसरा कैंडिडेट आता है तो वो फिर लॉन्ग ऐसे की प्रैक्टिस करेगा। हाँ, अगर वो सीखने के लिए पहले शॉर्ट से शुरू करना चाहता है तो पहले तो फिर सारे आस्ते आस्ते बेटा शुरू करते हैं। जी लास्ट बेटा, लास्ट क्वेश्चन बेटा कोई किसी का हो। जी बेटा, और लास्ट क्वेश्चन बेटा, एनीवन। हेलो। जी बेटा। जी जी। सर मैंने ये पूछना था कि कोई भी पैराग्राफ, जैसे अब आपने पैराग्राफ ही स्टार्ट करवाना है तो उसको हमें